नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। आज हम लोग यूपीएससी पेट 2023 एग्ज़ाम के लिए भूगोल सब्जेक्ट से टॉप 30 प्रश्नों का अंतिम प्रहार करने वाले हैं। यह सभी प्रश्न अंकित भाटी सर की जो प्रैक्टिस सेट है, 15 प्रैक्टिस सेट जो आए थे मार्केट में, उसी के टॉप मोस्ट 30 प्रश्न जो है यहाँ पर इस वीडियो में समाहित किए गए हैं, जो कि आपके पेट एग्ज़ाम के लिए 3 से 4 दिन बचे हुए हैं। इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये साबित होने वाले हैं। चुनिंदा प्रश्नों की सीरीज यहाँ पर इसी क्रम में स्टार्ट करते हुए आज का जो पहला प्रश्न है, विश्व को कितने प्रमुख टाइम जोन में विभाजित किया गया है? तो टोटल विश्व को 24 टाइम जोनों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 24। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक क्षेत्र इस प्रकार 15 डिग्री देशांतर को कवर करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर बताना है कि मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी है भारत की। तो आप सभी जानते होंगे 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर या भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 82 डिग्री 30 अंश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? तो जो उत्तर भारत है हमारा और जो दक्षिण भारत है उसको बताना है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है या अलग करती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, विंध्य पर्वत। ये भारत को, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को पृथक करता है या अलग करता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि कम से कम, फिर खाली जगह दी गई है, कितने वर्षों की अवधि के दौरान किसी स्थान के मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं की औसत परिस्थिति वहाँ की जलवायु कहलाती है। देखिए, प्रश्न काफ़ी थ्योरेटिकल है। इसका मतलब यह है, प्रश्न के कहने का मतलब कि यदि आप किसी अलग क्षेत्र में जाते हैं तो आप कहते हैं कि वहाँ का मौसम इस प्रकार का है। ठीक है, चाहे आप गर्म क्षेत्र में हो, आप जो है उष्ण क्षेत्र में हो, और शीत क्षेत्र में जाते हैं तो आप कहते हैं वहाँ बहुत ही ठंड पड़ रही है। तो आप कैसे वहाँ के मौसम को जो है जान पाए, तो या वहाँ का मौसम कैसे निर्धारित होता है? तो इस प्रकार से यही प्रश्न में पूछा गया कि किसी जगह का मौसम हम किस प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं। तो यदि लगातार वहाँ की जो विविधता है, मौसम की विविधता या मौसम की परिस्थितियाँ हैं, जैसा कि कहीं ठंड हो रही है तो कितने समय तक ठंड रह रही है, तो वो ठंडा प्रदेश कहलाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यदि लगातार 30 वर्ष की अवधि के दौरान किसी मौसम की अवस्थाएँ तथा विविधताएँ, औसत परिस्थितियाँ वहाँ की जलवायु कहलाती हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस नाम से लघु हिमालय शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को जाना जाता है? तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच जो घाटियां हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, यह बताना है। तो इन घाटियों को क्या कहा जाता है? इन घाटियों को कहा जाता है दून घाटियाँ। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, दून घाटियाँ कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? तो किस राज्य में सबसे कम महिला लिंगानुपात है? तो यदि हम ऑप्शन डी की बात करें, हरियाणा, तो हरियाणा में देश का सबसे कम लिंगानुपात है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महिला लिंगानुपात सबसे कम अपने भारत देश में हरियाणा का ही है। ठीक है, और यदि ऑप्शन ए की बात करें, उत्तर प्रदेश, यदि पूछा जाए उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, क्योंकि यह जो आपका पेट का एग्ज़ाम है ये यूपी से ही है, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपको सभी फैक्ट जो है ध्यान रख के चलने हैं। तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात यदि बोला जाए, पूछा जाए आपसे, तो 912 आपको ध्यान रखना है। 912 यहाँ का महिला लिंगानुपात है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं। ठीक है, इसी को लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, और यदि पंजाब की बात करें इसी के साथ साथ, तो पंजाब का लिंगानुपात है 895। ठीक है, और बचा आपका सिक्किम, और सिक्किम का ध्यान रखिएगा, सिक्किम का लिंगानुपात है 890। ठीक है, तो चारों ऑप्शन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक पूरा चक्कर करने के साथ ही अपनी धुरी पर कितने चक्कर पूरा करता है? मतलब आपको बताना है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर तो पूरा करता है, उसके साथ साथ वह अपनी धुरी के कितने चक्कर पूरे करते हैं, कितनी धुरी पर अपने कितने चक्कर लगाता है, यह बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रमा अपनी धुरी का भी एक ही चक्कर लगाता है। पृथ्वी के एक चक्कर लगाने को बोला जाता है परिभ्रमण गति,
और अपनी धुरी का परिक्रमा करने को कहा जाता है परिक्रमण गति। ठीक है, तो परिक्रमण गति इसकी एक हो जाएगी, और क्योंकि पृथ्वी का भी एक चक्कर लगाता है तो उसकी परिभ्रमण गति भी एक ही होगी। अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि के देशांतर, फिर खाली जगह दी गई है, के बीच फैले हुए हैं। तो आपको बताना है कि भारत की जो मेन भूमि है वह किस देशांतर से किस देशांतर तक फैली हुई है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 68 डिग्री 7 अंश पूर्व से 97 डिग्री 25 अंश पूर्व तक भारत की भूमि फैली हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस डेटा को। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आप सभी को पता होगा जो कर्क रेखा है वह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान रखिएगा, टोटल यदि पूछा जाए कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो ध्यान रखिएगा टोटल राज्य हैं 8 राज्य हैं टोटल जहां से कर्क रेखा गुजरती है। उन 8 राज्यों के यदि नाम लिए जाएं तो ध्यान रखिएगा पहले नंबर पर आता है गुजरात। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर आएगा राजस्थान, फिर आएगा MP, और उसके बाद यह रेखा छत्तीसगढ़ के बाद यह रेखा झारखंड जाती है। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल से होते हुए त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद फिर मिजोरम। तो टोटल ये आपके 8 राज्य है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों के आपको नाम याद रखने हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है या। चलिए अब चलते हैं अपने ऑप्शन जो देखते हैं क्या दिए गए हैं। जैसा कि आपका ए ऑप्शन दिया गया है उड़ीसा। तो इन जो हमने 8 राज्य बताए हैं उसमें उड़ीसा का कहीं जिक्र नहीं है, तो नहीं गुजरती है बताना है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन पे आप टिक करेंगे, उड़ीसा आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बाकी पश्चिम बंगाल, गुजरात और राजस्थान से होकर यह गुजरती है। अगला प्रश्न है कि प्रशांत के रिंग को खाली जगह दी गई है का वलय भी कहा जाता है। तो प्रशांत के रिंग को किसका वलय कहा जाता है यह बताना है। तो प्रशांत के रिंग को आग का वलय, या इसे बोलते हैं इंग्लिश में रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या कहा जाता है प्रशांत के रिंग को? आग का वलय या रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है। अब आप लोग प्रश्न को देखकर बोल रहे होंगे ये बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए आसान तो है ही है, उसके साथ यह काफ़ी महत्वपूर्ण भी प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कई एग्जाम में। ठीक है, SSC में भी पूछा गया, रेलवे में भी पूछा गया है, बाकी या UPSC में तो कई बार पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है भारत की। ठीक है, अब यदि बात की जाए इसकी लंबाई की, गुजरात की जो तट रेखा है भारत की सबसे लंबी तट रेखा है, और या इसकी लंबाई कुल कितनी है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसकी टोटल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, 7516.6 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, बी ऑप्शन है भूमध्य रेखीय सदाबहार वन, सी ऑप्शन में दिया गया है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, और डी ऑप्शन में सवाना वन। तो चंदन का जो पेड़ होता है वह मैक्सिमम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में उगता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन वनों को एक और नाम से भी जाना जाता है, इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। कैसे वन कहा जाता है? मानसूनी वन भी कहा जाता है। और ऐसे वनों में वर्षा यदि पूछी जाए कितना होती है, तो 70 से आपको ध्यान रखना है 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि IFSR 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि देखी गई है। तो जो वन रिपोर्ट आई थी 2021 में, इसके अनुसार बताना है कि किस राज्य में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि देखी गई है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दिया गया है नागालैंड, बी ऑप्शन में तमिलनाडु, सी ऑप्शन मिजोरम और डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा जो वन वृद्धि देखी गई है वन क्षेत्र में वह देखी गई है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश में जो वृद्धि हुई है वह यदि उसकी लंबाई पूछी जाए या वृद्धि कितनी हुई है, कितने किलोमीटर पूछा जाए, तो 647 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। ठीक है, और ये दूसरे नंबर की बात करें, पहले नंबर पर तो वृद्धि में आंध्र प्रदेश हो गया, और दूसरे नंबर में यदि बात की जाए तो ध्यान रखिएगा उसका नाम है, उस राज्य का नाम है तेलंगाना, और फिर तीसरे नंबर पर उड़ीसा। ठीक है, या तो बात हो गया
कि अधिकतम वृद्धि किस में हुई है, और यदि वन रिपोर्ट के अनुसार आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है भारत में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। यहाँ मुख्य रूप से बाघ, सांबर चीतल और जंगली कुत्ते भी पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में कुछ महत्वपूर्ण और भी राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनके नाम आपको ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि वह महत्वपूर्ण है। देखिए, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी आपके कर्नाटक में ही है, और अंसी राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में है, और मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में है। तो इन तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो कितने प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश बताना है यूपी के सीमा बनाते हैं, यूपी से सीमा बनाते हैं। तो टोटल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो टोटल हो गए 9। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 प्रदेश उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। अब यदि बात की जाए कि एक केंद्र शासित प्रदेश जो है उसका नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली जो है यह केंद्र शासित प्रदेश यूपी से सीमा साझा करता है। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि यूपी से एक देश की भी सीमा लगती है, जिसे आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा कह सकते हैं या कहते हैं, वह है नेपाल। नेपाल से भी यह सीमा साझा करता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न पर चलने से पहले आप सभी को बता दें कि हम लोगों ने जितने भी प्रैक्टिस सेट किए हैं उन सभी की प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हैं। और इसके साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे मेरा भी प्रोत्साहन बना रहे और आपके लिए यूज़फुल वीडियोज़ हम लाते रहें। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की वस्त्र नगरी का नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दिया गया है उदयपुर, बी ऑप्शन अजमेर, सी ऑप्शन सीकर और डी ऑप्शन भीलवाड़ा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन डी। राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो उदयपुर है ऑप्शन ए में, इसे और भी उपनामों से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे झीलों का शहर भी कहते हैं उदयपुर को, और इसे व्हाइट सिटी मतलब श्वेत सिटी भी के नाम से भी जाना जाता है उदयपुर को। तो आपको उदयपुर से 2 पॉइंट याद रखने हैं। उदयपुर को झीलों का शहर और व्हाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और राजस्थान में जोधपुर शहर को नीली नगरी या ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है, आपको यह भी याद रखना है। और जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है, इसे क्या कहा जाता है आप सभी जानते होंगे, पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है कि जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। तो यह कुछ उपनाम हैं, यह आपके पेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पहले भी पूछे गए हैं, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है। तो किस श्रेणी का कोयला किस श्रेणी का कोयला भूरा कोयला कहलाता है यह बताना है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वह होगा लिग्नाइट। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, ठीक है। इसीलिए इसमें निम्नतम कोटि वाला कोयला इसे कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म स्थल कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो गर्म स्थल है विश्व का वह है सहारा मरुस्थल, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है। तो ओजोन परत किस में केंद्रित है, किस मंडल में? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा समताप मंडल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। समताप मंडल ओजोन परत पर अधिकतर केंद्रित है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यदि इसकी मोटाई की बात की जाए समताप मंडल की, तो यह जो है ध्रुवों पर अधिक होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और समताप मंडल 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह हो जाता है समताप मंडल से कि यदि पूछा जाए कि वायुयान मतलब कि एरोप्लेन उड़ाने की आदर्श दशा किस मंडल में पाई जाती है, तो आपको टिक करना है समताप मंडल। समताप मंडल पर हवाई जहाज उड़ाने की सबसे आदर्श दशा पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है। काफ़ी आसान प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी। 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 111 किलोमीटर के बराबर होता है। और कभी कभी किलोमीटर ना देकर मील में ऑप्शन दे देता है,
तो ध्यान रखिएगा 69 मील 69 मील लगभग, ठीक है, 69 मील के बराबर होता है। और किलोमीटर में पूछा जाए तो 111 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा भूमध्य सागर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है? भूमध्य सागर में स्थित ज्वालामुखी है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई है 926 मीटर, ठीक है, 926 मीटर ऊंचा है। ध्यान रखिएगा कुछ जो महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं उनके नाम आपके सामने लिए जा रहे हैं। जैसे कि आपको ध्यान रखना है माउंट एटना ज्वालामुखी, यह इटली में स्थित है, और किलिमंजारो ज्वालामुखी तंजानिया में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वह है ग्रीनलैंड। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ग्रीनलैंड, ठीक है। ग्रीनलैंड संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। यदि इसके बाद बात की जाए सेकंड नंबर पर कौन है, तो सेकंड नंबर पर आता है न्यू गिनी। ऑप्शन सी में जो दिया गया है यह सेकंड नंबर पर आता है, और फर्स्ट नंबर पर है ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? ध्यान रखिएगा यह डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के क्षेत्र में आता है, और फर्स्ट नंबर पर सबसे बड़ा द्वीप समूह है, दूसरे नंबर पर न्यू गिनी है। अगला प्रश्न है कि एक तरफ आपको राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, दूसरी तरफ जानवर दिए गए हैं, तो बताइए कि कौन सा जानवर किस राष्ट्रीय उद्यान में संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, चलिए देखते हैं एक एक करके। देखिए जैसा कि एक नंबर में दिया गया है कान्हा, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? बाघ के लिए फेमस है। तो इसका जो सही मिलान हो जाएगा वह हो जाएगा कान्हा का बाघ में। फिर काजीरंगा जो दूसरे नंबर पे दिया गया है यह गेंडे के लिए फेमस है, तो ए नंबर में मिल जाएगा यह। और गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है यह शेर के लिए फेमस है, तो यह सी नंबर में मिल जाएगा। इस प्रकार जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन BAC, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सी भारतीय झील भारत की लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? तो कौन सी झील जो ऐसी है जो लैगून झील कही जाती है? तो ध्यान रखिएगा उस झील का नाम है चिल्का झील, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चिल्का झील को लैगून झील के रूप में यह चिल्का झील प्रसिद्ध है। अब बात करें कि यह चिल्का झील किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा राज्य में चिल्का झील है, ठीक है। और यह किस नदी पर है? तो ध्यान रखिएगा महानदी पर, महानदी के मुहाने पर यह स्थित एक खारे पानी की झील है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बैरन द्वीप। अब यह कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा अंडमान द्वीप समूह पर यह स्थित है। अगला प्रश्न है कि वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूरी, जिसे अपसौर के नाम से भी जाना जाता है, कब होती है? तो ध्यान रखिएगा प्रश्न अपसौर से पूछा जाए या पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी कब होती है, यह भी पूछा जा सकता है। तो दोनों आपको टर्म्स याद रखने हैं। तो 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर रहती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा यदि पूछा जाए आपसे, यहाँ पर अपसौर की बात हुई, मतलब सबसे दूर कब रहती है सूर्य से, और सबसे जो नज़दीक रहती है उसे कहते हैं उपसौर। तो दोनों आपको टर्म्स ध्यान रखने हैं। तो उपसौर कब होता है या आप सबसे नज़दीक कब होती है सूर्य से पृथ्वी? तो ध्यान रखिएगा वह होता है 3 जनवरी को, ठीक है। 3 जनवरी और 4 जुलाई आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यूरोप में सवाना घास के मैदान नहीं है। बाकी अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताना है। तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वह है यांगसी नदी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यांगसी नदी जो कि कहाँ स्थित है आप सभी जानते होंगे, चीन में प्रवाहित होती है यह नदी। तो यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा विश्व की यदि सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसकी लंबाई है 6695 किलोमीटर, किसकी? नील नदी की। और एशिया के संदर्भ में यदि पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा चीन में बहने वाली यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है कि लातविया की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो लातविया की राजधानी रीगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। रीगा लातविया की राजधानी है, ठीक है। देखिए बाकी के जो ऑप्शन हैं उनको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसा कि ए ऑप्शन दिया गया है त्रिपोली, तो ध्यान रखिएगा कि जो त्रिपोली है यह लीबिया की राजधानी है,
ठीक है, और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। तो त्रिपोली किसकी राजधानी है? लीबिया की। ध्यान रखिएगा, त्रिपोली लीबिया की। लेकिन जो प्रश्न में दिया गया है उसका सही उत्तर तो ऑप्शन बी ही होगा, रीगा। लातविया की राजधानी है रीगा, और त्रिपोली किसकी है? लीबिया की राजधानी है। ऑप्शन सी में जो दिया गया है काबुल, काबुल के बारे में ध्यान रखिएगा कि यह अफगानिस्तान की राजधानी है और अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है। ऑप्शन डी में जो दिया गया है कास्टरी, या इसे कैशरीज सेंट के नाम से भी जाना जाता है, यह लूसिया की राजधानी है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। अगला प्रश्न है कि जादूगोड़ा को किस लिए जाना जाता है? तो यह जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, यह बताना है। तो ध्यान रखिएगा, जादूगोड़ा यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यूरेनियम भंडार। ध्यान रखिएगा, जादूगोड़ा या किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा, झारखंड में यह स्थित है जादूगोड़ा। तो इसी के साथ आपके यहाँ पर टॉप 30 प्रश्न अंकित भाटी सर के प्रैक्टिस सेट से जो चुनिंदा 30 प्रश्न थे वह सभी आपके सामने प्रस्तुत किए गए, डिस्कस किए गए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए लाभदायक हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमेशा ऐसे ही पढ़ते रहें। धन्यवाद।